हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्या? आज आपकी इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। एग्जैक्टली सही सुना, आपके सिलेबस में स्टैट वाला पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन और दूसरा बनता है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना माइक्रो वाला पार्ट। तो आइए समझते हैं इस पार्ट को कि कैसे और कौन कौन सा सिलेबस का हिस्सा बनता है और कहां से स्टार्टिंग करनी है और कैसे पढ़ना है। चलिए, तो आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। इंट्रो वाला पार्ट पढ़ने वाले। इंट्रो का मतलब ये है बेटा, इन शॉर्ट हर वो कंटेंट जो पूरी इकोनॉमिक्स के लिए रामबाण है उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सिलेबस के पार्ट में अगर देखोगे तो पहले इंट्रो आता है, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, प्रोड्यूसर बिहेवियर आएगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट आएगा। लेकिन ध्यान रखना, आज की जो क्लास है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि रीजन इज, इसी क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि एक सिंपल से डेफिनेशन के अंदर ये पूरा सिलेबस जितना भी आपका दिख रहा है वो कवर हो जाता है। और डेफिनेशन कोई और नहीं, वो डेफिनेशन है बेटा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। दैट इज इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये वर्ड कहां से आया, इसी के अंदर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट चैप्टर 1 कवर हो जाता है। आओ दिखाता हूं कैसे, समझते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, इकोनॉमिक्स जब भी आप पढ़ोगे ना आज के बाद में, ऑलवेज रिमेंबर इकोनॉमिक्स रीजन बेस्ड है बेटा। अगर रीजन नहीं तो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर एक चीज के पीछे रीजन है, चाहे वो ग्राफिकल पोर्शन हो, चाहे थियोरेटिकल पोर्शन हो या हो न्यूमेरिकल पोर्शन, सबके पीछे रीजन होता है और उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और यहीं से मैं चाहूंगा आप नोटिंग करेंगे, पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। लेट्स बिगिन विद द पार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने वर्ड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो वाले पार्ट को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने डेफिनेशन के बारे में और बताना चाहूंगा इसी डेफिनेशन में सब कुछ कवर हो जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड आता है बेटा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या। इकोनॉमिक्स है क्या? तो पहला वर्ड समझते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। उससे पहले एक वर्ड आया कि इकोनॉमिक्स आया कहां से। इकोनॉमिक्स आया कहां से, फिर डेफिनेशन लिखूंगा मैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है बेटा, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कहां से आया? ग्रीक लैंग्वेज से आया। तो याद रखना, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड, मैं चाहूंगा साथ साथ में नोट भी बनाएंगे हम लोग, डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ग्रीस, जो ग्रीस कंट्री ना, उसी से ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, यह आपके ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है जिसका नाम क्या है, इसी को हम बोलते हैं। ये तो हमारी पहली क्लास में हमें यही सिखाया जाता है। हाँ, यही दिखाया जाता है। इसका रीजन दूंगा क्यों। नाम है बेटा ओइकोनोमिया। क्या बोला? ये कैसे नाम है? ऐसा ही नाम है बेटा, ऐसा ही नाम है। तो वर्ड आया बेटा इकोनॉमिक्स हमारे पास में ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया जिसे नॉर्मली कहा जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? इसी का इंग्लिश में मीनिंग बनता है बेटा हमारे पास में, ओइको बोलते हैं हाउस होल्ड को। हमारी बातें कर रहा है हाउस होल्ड, घरेलू व्यक्ति, हम है ना घरेलू व्यक्ति सारे के सारे, है ना। हाँ, तो हाउस होल्ड मतलब ओइको और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। ये वर्ड क्यों सिखाया जाता है, लेट मी टेल यू, बताता हूं आपको मैं, समझना बा ध्यान से। एक्चुअली इकोनॉमिक्स जब वर्ड आया ना बेटा, तो उस टाइम पे ये मुद्दा उठा कि यार कि एक पर्सन के साथ में ये सब कैसे कनेक्ट कर रहे हो, कैसे कनेक्ट कर रहे हो। डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स का अलग अलग अप्रोच था मानने को लेके, अलग अलग थ्योरीज उन लोगों ने दी, बट क्वेश्चन फिर भी खड़ा रह गया कि व्हाई ओइकोनोमिया। द आंसर इज हाउस होल्ड, मतलब मैं या तुम, हम लोग कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है आर्थिक, इकोनॉमिक बोल रहा हूं। तो इन शॉर्ट, अपने पैसे को एक हाउस होल्ड कैसे मैनेज करता है, कहां कितना खर्च करना है, कब खर्च करना है, ये मैनेजमेंट का पार्ट ही, ये हाउस होल्ड के द्वारा किया गया मैनेजमेंट वाला पार्ट ही आपका कहलाता है ओइकोनोमिया, विच इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक्स। तो ये तो हो गया बेसिक पार्ट स्टार्टिंग के अंदर की सर की ओके द वर्ड इज ओइकोनोमिया। क्यों, आओ बताता हूं। लेट मी टेल यू एग्जांपल। सोचो बेटा सोचो, हमारे पास में बात करता हूं, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, एग्जांपल सुनना। इस बच्चे का नाम है बबलू। इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है बेटा बबलू। अब बबलू का है जन्मदिन, बात करते हैं, समझना ध्यान से, फिर मैं एक डेफिनेशन के ऊपर आऊंगा इसकी। बबलू का है बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलो बबलू को, हैप्पी बर्थडे बबलू बेटा। अब बबलू का है जन्मदिन, बबलू की मम्मी ने उसे उसके जन्मदिन पे 5,000 रुपए दिए। समझना, मैं वर्ड बता रहा हूं ताकि क्लैरिफाई मिले कि ओइकोनोमिया ही क्यों वर्ड लिखा गया। तो वर्ड आया, बबलू की मम्मी ने दिया इसको कितना, बबलू की मम्मी ने दिए इसको 5,000 रुपए।
बोला जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। मम्मी 5,000 में कहाँ जिंदगी जी लूंगा, कैसी बातें कर रहे हो। तो बोला कोई बात नहीं, जी ले, इतने ही मिलेंगे बेटा। अब 5,000 रुपए बद्दे के नाम पे दे दिए। बबलू ने प्लान किया कि दोस्त लोग पार्टी मांग रहे हैं, भाई पार्टी चाहिए हमको। बबलू बोला पार्टी भी देनी है और मुझे तो अपने लिए शॉपिंग भी करनी है, तो कैसे मैनेज करूंगा। कि नहीं नहीं दोस्त बनी, कैसे मैनेज करूंगा। तो बोला बबलू ने प्लान किया कि 5,000 रुपए को कहां खर्च करूं। बबलू को देनी है पार्टी, सुनना ध्यान से, बबलू को देनी है पहले पर पार्टी, दोस्तों की पार्टी पहले पेंडिंग है, ठीक है। बबलू को करनी है शॉपिंग, बबलू को करनी है शॉपिंग, और बबलू को अपनी एक सीक्रेट दोस्त को भी लेके जाना है घुमाने। मतलब है सीक्रेट दोस्त, आप समझ सकते हो सीक्रेट दोस्त कौन सी। अपनी सीक्रेट फ्रेंड को अलग से घुमाने लेके जाना है, शॉपिंग करवाने लेके जाएगा। अब बबलू बोला रुपए है 5,000, कैसे मैनेज करूं। तो बबलू ने क्या किया, बबलू ने प्लान किया कि क्यों ना मैं 2,000 रुपए पार्टी पे लगा दूं, इसमें से 2,000 रुपए की पार्टी कर दूं दोस्तों के ऊपर, दोस्त भी खुश, और बचे हुए बाकी पार्ट में करूं शॉपिंग के पार्ट पे मैं लगा दूं 2,000 रुपए, ठीक है। और 1,000 रुपए मेरे लग जाएंगे उस सीक्रेट फ्रेंड को घुमाने में। तो बबलू ने अपने 5,000 रुपए को इस तरीके से मैनेज किया कि 2-2-1, कि 2,000 यहां पे लग जाएंगे पार्टी में, 2,000 लग जाएंगे शॉपिंग में, और 1,000 का लग जाएगा मेरी सीक्रेट फ्रेंड को घुमाने का खर्चा। लेकिन हुआ क्या, समझो ध्यान से बात को। बबलू ने जब पार्टी करने बैठा तो पार्टी में दोस्त लोग थे। अब पार्टी में दोस्त लोग जो थे वो 2,000 की जगह खा गए पैसा, सामान कितने का, 3,000 का। तो बबलू का जहां 2,000 लगना था वहां लग गए 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। अब बबलू ने अपनी शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर दिया, बोला अभी नहीं शॉपिंग नहीं करूंगा, पहले फ्रेंड को घुमा के आऊंगा। और जब सीक्रेट फ्रेंड को घुमाने गया तो वहां पर बबलू के लग गए बेटे 2,500 रुपए, 2,500 रुपए, फिर ज्यादा ही हो गया, 2,500 नहीं कितने, 1,500 रुपए, कितने हो गए वहां पे लग गए बबलू कितने, 1,500 रुपए। अब इन शॉर्ट देखो 3,000 और 1,500 रुपए लग चुके, इन शॉर्ट आउट ऑफ 5,000 रुपीज। अगर बबलू के लग गए 4,500, कितने बचे, कितने बचे, 500। अब बताओ क्या शॉपिंग का जो प्लान था उसका कि 2,000 रुपए की शॉपिंग करके आऊं, कुछ ना कुछ अपने लिए लेके आऊंगा, ला पाएगा, नहीं सर। इसीलिए मुद्दा खड़ा हुआ कि सर क्या हाउस होल्ड जो होता है वो अपने खर्चों, अपनी इनकम में से कैसे अपने पैसे को मैनेज करता है। इसी को सिखाने के लिए, इसी को सिखाने के लिए आपके पास आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स को इनिशियल स्टेज में जब आया था तो इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि भैया ठीक है पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, लेकिन आज के दिन इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट बन गया है और हर इकोनॉमी के अंदर इसका अपना एग्जिस्टेंस है। इसके बिना किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, मैं इकोनॉमी वर्ड यूज कर रहा हूं, हमने 4 गोल्डन वर्ड की बात की थी पहले। सर किसी भी इकोनॉमी के अंदर हमारे पास में ये इशू बार बार आता है कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, चाहे वो इंडिविजुअल की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो, किसी कंपनी की बात हो, किसी फैक्ट्री की बात हो। ऑलवेज रिमेंबर ये पर्पस, ये इशू हमेशा क्रिएट होता है और वही सिखाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया? तो वर्ड से क्लैरिफाई मिला कि क्यों इस वर्ड को नाम दिया गया और इकोनॉमी, ताकि हाउस होल्ड जान सके कि मैनेजमेंट कैसे करना है। और आज के दिन ना सिर्फ हाउस होल्ड बल्कि आज ये भी जान सके, जितनी फैक्ट्री है, गवर्नमेंट है, बिजनेस है, वो भी जान सके कि एक्चुअली पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है। आओ सिखाता हूं, समझते हैं बात को। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं, ये तो हमने लिखा कि कौन से वर्ड से निकला, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं बेटा वो बनने वाला है आपके सिलेबस का सबसे अहम हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं बात करने वाला हूं डेफिनेशन के बारे में। और अब देखना इस डेफिनेशन की हेल्प से जो मैंने सिलेबस आपको अभी दिखाया था, जो मैंने सिलेबस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो आपको दिखाया था, वो पूरे सिलेबस का बेस, पूरे सिलेबस का फंडामेंटल बेस मैं इसी डेफिनेशन से समझाने वाला हूं। ये सही सुना? जिस डेफिनेशन को बच्चा रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है बेटा, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हर एक चीज के पीछे रीजन है। आओ दिखाता हूं। तो मैं चाहूंगा हर बच्चे इस टाइम पर मेरे साथ में इस डेफिनेशन को नोट करें और जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट करूंगा मेरे साथ में उन्हें हाईलाइट भी करें, फिर उन्हीं वर्ड्स को ब्रेक कर करके हम अपने पूरे कंसेप्ट को सीख जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये वर्ड का पार्ट मीनिंग खत्म हुआ, अब बात आती है किसी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। तो अब राइटिंग डेफिनेशन हियर लिखता हूं। क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या मीनिंग पढ़ते हो, देखते हैं, लिखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, गाना आगे पढ़ो, इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। कौन सी? लिखो, कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ, अभी लिख लो पहले इसको, कंसर्न विद द एलोकेशन, बोलते हैं बंटवारे को, एलोकेशन मैंने बंटवारा, allocation of scarce resources, the word is scarce resources। ये सारे डेफिनेशन बनने वाले दिखाता हूं अभी तुम्हें फर्स्ट चैप्टर के अंदर। scarce resources, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है,
स्केर्स रिसोर्सेज के एलोकेशन से कनेक्टेड कौन सा लिखो, इन सच ए मैनर, लिखते रहेंगे पहले भी समझाऊंगा, इन सच ए मैनर, इस तरीके से, इन सच ए मैनर दैट, अब तीन बातें आएंगी यहां पे, पहले लिख लो मेरे साथ में, फिर समझाऊंगा पूरा पार्ट क्या, दैट लिखो, दैट द कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज, कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कि कंज्यूमर अपने संतुष्टि को, सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सके, मैक्सिमाइज कर सके। नंबर 2, और याद रखना यही मीनिंग जो डेफिनेशन लिखी है मैंने लाइन, ये आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का डेफिनेशन बनने वाला है, इसका पार्ट सेम नेक्स्ट वाले पार्ट का पर आते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल लिख रहा हूं मैं, एंड प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके, क्योंकि क्या चाहिए प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, सिंपल सी बात, प्रॉफिट चाहिए, और ये सारे वर्ड बताने वाला हूं आपको आगे में। तीसरा वर्ड है एंड, काफी नहीं है, अब बच कौन गया, सोसाइटी, सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज, सिर्फ लिख लो बेटा, समझा मैं अपने आप दूंगा, मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर, इट्स सोशल वेलफेयर। तो बताओ क्या यही डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हुए आए हैं? हाँ सर। तो क्या इस डेफिनेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं? आंसर इज यस। आओ दिखाता हूं कैसे। अब मैं चाहूंगा सुनते रहो, बस अब सुन लेना, अगर नोट हो गया तो इस डेफिनेशन को सुनना चालू करो, मैं इनके वर्ड्स को ब्रेक कर करके आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। आओ बात करते हैं, और आपका कंप्लीट हो भी जाएगा। तो पहला वर्ड आया बेटा, हमने उसकी बात कर ली कि कौन से वर्ड से निकल के आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इकोनॉमिक्स जो हमारे पास में है, सोशल साइंस, तो फर्स्ट वर्ड उठा रहा हूं सोशल साइंस। सेकंड वर्ड पिक करूंगा मैं स्केर्स रिसोर्सेज। थर्ड वर्ड पिक करूंगा कंज्यूमर एंड सेटिस्फेक्शन। फोर्थ वर्ड है प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट। फिफ्थ वर्ड है सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर। तो मैं पहले वर्ड को पिक कर रहा हूं और अपने कंसेप्ट को चालू कर रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? बात समझते हैं। डेफिनेशन का मीनिंग क्या निकलता है समझिएगा। बोला इकोनॉमिक्स क्या है, बोला इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। जब वर्ड आया साइंस का तो दो मुद्दे निकलते हैं। साइंस दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव साइंस लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स, ये वाली साइंस, ठीक है। एक होती है नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो यहीं से हमारा क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट कंटेंट निकलता है कि सर एक्चुअली व्हाट इज पॉजिटिव साइंस एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस, और इन दोनों में से इकोनॉमिक्स को कौन सा कहा गया, क्या इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है या सिर्फ नॉर्मेटिव है या दोनों है। तो आइए बात करते हैं। हमारे डेफिनेशन का पहला वर्ड हमें आंसर देगा किसका, कि साइंस है भी या नहीं है। चले तो मीनिंग पूरा पढ़ रहा हूं। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, जो किसका कनेक्शन किससे है, स्केर्स रिसोर्सेज के एलोकेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से। किस तरीके से, कि इस तरीके से कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके मैक्सिमम, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, और सोसाइटी का हो सके सोशल वेलफेयर। रिमेंबर, आओ समझाता हूं वन बाय वन, इसके वर्ड को ब्रेक करना शुरू करते हैं। चलो आइए। तो हमारा पहला शानदार वर्ड है बेटा कौन सा, सोशल साइंस। डिफरेंट तरीके से आपने इस पार्ट को पढ़ के देखा होगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ने से फायदा मिलेगा कि पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस आपकी फिंगर टिप्स पे रहेगा। आओ दिखाता हूं। तो पहला वर्ड आया सोशल साइंस। सोशल साइंस नाम से ही क्लियर है भैया, सोशल बोलते हैं सोसाइटी, मतलब उस जिसका कनेक्शन सोसाइटी से हो उसे बोलते हैं सोशल। अब वर्ड आया कि साइंस क्या होती है, साइंस क्या होती है। आओ बात करते हैं। दो वर्ड साइंस पे हमेशा निकल के आता है कि साइंस में दो पैरामीटर हैं। पहला बोला जाता है कि भैया साइंस पॉजिटिव साइंस, प्लीज सुनना पहले फिर नोट करना बेटा इसको। पहला आया पॉजिटिव साइंस है, दूसरा आया या फिर है ये नॉर्मेटिव साइंस। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव साइंस का एक नाम और होता है, बोलते हैं प्योर साइंस। सर समझा तो दो, अभी बता रहा हूं बेटा क्या मतलब है इसका, पहले लिख देता हूं इसको मैं, समझना ध्यान से बात को। जनरली जब हम बात करते हैं साइंस के बारे में तो दो वर्ड निकल के आते हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। अब पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है समझना। मैंने कुछ नाम दिया आपको, कौन सा नाम दिए, मैंने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री, ये कौन से पार्ट है सर, जो चीज लिख दी गई उसी को फॉलो किया जाएगा। मतलब एक ऐसी साइंस जो डिपेंड करती है, जो बेस्ड है किसके ऊपर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर। रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी साइंस जो कि कॉज क्या कारण रहा और क्या उसका इफेक्ट रहेगा, इस पर बेस होती है। दैट साइंस इज टर्म्ड एज पॉजिटिव साइंस। ऐसी साइंस को पॉजिटिव साइंस कहा जाता है। लेकिन जो साइंस कॉज एंड इफेक्ट नहीं, बिलीव करती है कि क्या होना चाहिए, एक्चुअली मतलब प्रॉब्लम क्या रही और सॉल्यूशन क्या हुआ,
प्रॉब्लम क्या हुआ और रिजल्ट क्या आया, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइंस। बट क्या किया जाना चाहिए इज टर्म्ड एज नॉर्मेटिव साइंस। इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं इसको लिखूंगा, नोट करेंगे, ठीक है। एक बात बताओ यार, कोरोना की बात करते हैं, कोविड-19, ठीक है। सुना ना, कोरोना आ गया, कोरोना आया था। तो कोविड-19 में 19 किसके लिए आया? 19 इज डिनोटिंग द ईयर 2019। मतलब इसका मतलब ये मान के चलो कि क्या मैं मान ले कि सर कोरोना 2019 में ही पता लगाया जा चुका था, इस वायरस का पता 2019 में ही चल चुका था, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट किस बात का वेट कर रही थी कि मार्च में आके पता लगा अरे लॉकडाउन कर दो। ऐसा क्यों किया, सोचा कभी आप लोगों ने? मतलब सोचो, गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिए टाइम बेसिस के ऊपर, जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। दैट इज कॉज क्या था और इफेक्ट क्या था। द कॉज एंड इफेक्ट मतलब प्रॉब्लम क्या थी, सॉल्यूशन नहीं किया तो रिजल्ट मिला आपको, रिमेंबर। तो ये होती है पॉजिटिव साइंस। लेकिन मुझे बताओ, जब कोविड आ गया और लॉकडाउन अनाउंस किया गया, रिमेंबर, लॉकडाउन अनाउंस किया, वर्क फ्रॉम होम अनाउंस किया गया, तो दैट इज अ सॉल्यूशन। मतलब रिमेंबर, वो क्या था, सॉल्यूशन था, कुछ स्टेप ले रहे थे आप। व्हाट ऑट टू बी डन, व्हाट शुड बी डन इज नॉर्मेटिव साइंस। तो दो बात याद रखना, एक साइंस जो डील करती है क्या कारण रहा और क्या रिजल्ट रहेगा, और सेकेंड साइंस जो डील करती है क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस। तो बताओ मुझे, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में से कौन सी साइंस है जो सोशल साइंस कहलाती है? सोचो, पॉजिटिव साइंस में से और नॉर्मेटिव साइंस में से कौन सी साइंस है जो कि नॉर्मेटिव साइंस कहलाएगी? एनी आइडिया? सर ऑब्वियस नॉर्मेटिव साइंस। तो लिखते हैं इसके बारे में, आओ नोट करते हैं। यहीं पर हमारे कंटेंट शुरू हो रहा है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है, तो या तो ऑप्शन में आया कौन सा, सोशल साइंस, या इसका मीनिंग आएगा नॉर्मेटिव साइंस। क्यों, आओ बताता हूं, लिखते हैं बेटा, चलिए। और इसके पीछे हिस्ट्री बताऊं क्या क्या मीनिंग आया आपके पास में। तो फर्स्ट वर्ड आया हमारे पास में पॉजिटिव, लिखो, नोट करो बेटा इसको, पॉजिटिव साइंस, या इसी को कहते हैं प्योर साइंस, इसी को बोलते हैं प्योर साइंस। और डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दी है इस साइंस के ऊपर। आओ बात करते हैं। तो पहला वर्ड आया पॉजिटिव साइंस, किसे बोलते हैं, नोट करो, कौन सी? सर साइंस विच इज बेस्ड ऑन, जो आधारित है किसके ऊपर, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, which is based on cause and effect relationship। always remember, एक ऐसी साइंस जो कारण और इफेक्ट पर बेस्ड होती है, जो चेक करती है क्या कारण रहेगा और क्या इफेक्ट निकल के आएगा। सिंपल सी बात, अगर सिंपल सी बात मैं इस फोन को लेके अपने हाथ पे मारूं, लगेगी ना भाई, कारण क्या था, इफेक्ट क्या पड़ा, रिमेंबर। लेकिन सॉल्यूशन की बात नहीं करती, सॉल्यूशन की बात नहीं करती। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव साइंस। दूसरी, सर किसमें होता है, इन ए सिस्टमेटिक मैनर, हमेशा क्या मिलेगी इसमें, एक हमेशा सिस्टमेटिक मैनर मिलेगा, मतलब हमेशा एक चेन मिलेगी जिससे कनेक्टेड होगा। और चेन किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किस पे, सर क्या कारण रहा और क्या इफेक्ट रहा। तो एक ऐसी साइंस जो बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट एंड सिस्टमेटिक मैनर, दैट इज टर्म्ड एज प्योर और पॉजिटिव साइंस। बोलो मीनिंग क्लियर रहेगा इसका? तो जवाब दो, क्या इकोनॉमिक्स प्योर साइंस है, क्या फुल्ली प्योर साइंस है? आंसर इज नो गाइस। आओ बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 किसके ऊपर है बेटा? नंबर 2 हमारे पास में है नॉर्मेटिव साइंस। और जो भी बता रहा हूं ये पूरा कंटेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर। आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आओ बात करते हैं। तो पहला वर्ड समझ आया, देखो ये वर्ड कहां से आया, डेफिनेशन से निकाल लिया हम लोगों ने। आओ बात करते हैं। तो व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस बेटा? नॉर्मेटिव साइंस के लिए बोला जाता है कि सर इट इज किस लिए, which deals with what ought to be, that is what ought मतलब what should be done, क्या किया जाना चाहिए। what ought, या I can use the word what should be, क्या होना चाहिए, जो इसको डील करता है, जो क्या होना चाहिए जो इसे डील करता है, उसे कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हमारे पास में नॉर्मेटिव। सेकंड साइड अगर देखूं, प्योर साइंस में एक चीज होती है कि भाई प्रॉब्लम क्या थी। जैसे मैंने बोला कोविड आया, भाई कोरोना हुआ, रिमेंबर, तो कोरोना क्या था, एक प्रॉब्लम थी, रिमेंबर। सेम मैं बोलूं इंडिया में पॉवर्टी है, गरीबी है गरीबी, तो ये क्या है, जो बताए क्या है दैट इज प्योर साइंस, और जो बताए सॉल्यूशन क्या होगा इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टेटमेंट दूंगा अभी आपके पास में, कि आपको पहचाननी होती है स्टेटमेंट देख के कि बताओ पॉजिटिव साइंस स्टेटमेंट कौन सी है और आपकी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है। अब एक क्वेश्चन भी दूंगा इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं। तो पहला वर्ड क्या निकला सर, इसके अंदर एक लाइन और लिखते हैं हमारे पास में कि प्योर साइंस डील्स विद
इट डील्स विद व्हाट इज, मतलब जो बताए क्या है, ये बड़ा वर्ड याद रखना, व्हाट इज, क्या है जो ये बताए, दैट इज प्योर साइंस, और क्या किया जाना चाहिए जो ये बताए उसे बोलते हैं बेटा नॉर्मेटिव साइंस। रिमेंबर, तो ये दो वर्ड यहां पर निकल के आए, व्हाट ought टू बी या व्हाट शुड बी डन, ये बताया किसने अपने पास में, नॉर्मेटिव साइंस के बारे में। तो अब बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से सोसाइटी के रिगार्डिंग, सोसाइटी से कनेक्टेड कौन सी साइंस है, क्या वो प्योर पॉजिटिव है या वो प्योर नॉर्मेटिव पार्ट है? सोच के देखो, गैस करो इसके ऊपर क्या आंसर आना चाहिए। मतलब अगर आप चेक करोगे ध्यान से, बुक में लिखा जाता है कि इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस ओनली, जबकि मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। याद रखना ये बात, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन का पता लगाना भी काम होता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में जो भी थियरीज हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, रिमेंबर क्या किया जाना चाहिए, रिमेंबर कॉस्ट बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्या किया जाना चाहिए, किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही तो डिमांड क्यों नहीं हो रही है, क्या किया जाना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन के साथ भी डील करती है, और मैक्सिमम फोकस इकोनॉमिक्स का होता है अपने सॉल्यूशंस के ऊपर। इसीलिए इस इकोनॉमिक्स में को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं या तो नॉर्मेटिव या मोर नॉर्मेटिव लेस पॉजिटिव। यू कैन यूज बोथ द स्टेटमेंट, फुल्ली नॉर्मेटिव आई कैन यूज द वर्ड, नंबर 2 इज लेस पॉजिटिव मोर नॉर्मेटिव। बोलो याद रहेगा, याद रहेगा। तो ये डिफरेंस बेटा किसके बीच में है, साइंस के बीच में, कि पॉजिटिव कौन सी नॉर्मेटिव कौन सी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें और बताता हूं, सुनना ध्यान से। पॉजिटिव साइंस को बताने वाले पर्सन का नाम है रॉबिन्स। रॉबिन्स इकोनॉमिस्ट रहे जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी, उनमें से कहा था, रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है। सेकंड साइड में नॉर्मेटिव के बारे में बताया बेटा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने। कौन से? फर्स्ट है सैमुअलसन, सैमुअलसन, निकोलसन, हिग्स, आई कैन यूज द वर्ड सैमुअलसन, निकोलसन, पीगो, हिग्स एंड एलन। ये लोग जो थे बेटा, इकोनॉमिस्ट जो थे, इन लोगों ने नॉर्मेटिव को बेस माना, नॉर्मेटिव को बेस माना, और यही वजह है, सुनना ध्यान से बात को, क्यों हम इसे फुली नॉर्मेटिव बोल पा रहा हूं मैं, ये भी सुन लो ध्यान से। मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट ने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव किया इकोनॉमिक्स को लेके, उन्होंने अप्रूव किया इस चीज को, इसलिए आज के दिन भी हमारे पास में इकोनॉमिक्स का फर्स्ट प्रायोरिटी बेस माना जाता है नॉर्मेटिव साइंस, ना कि पॉजिटिव साइंस। बोलो क्लियर रहेगा? तो जवाब दो, जो ये बात लिखी हुई है कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, क्या ये बात सही है? सोचो कि इकोनॉमिक्स का डायरेक्टली कनेक्शन किससे है? सोसाइटी से है। रिमेंबर, तो बताओ क्या यहां पर ये वर्ड आ सकता था कि सोशल साइंस ही कहलाती है बेटा नॉर्मेटिव साइंस? बोलो यस और नो, यस और नो। और अभी मैं इस वर्ड पे क्वेश्चन भी लेने वाला हूं। यहां तक क्लियर हुआ कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, मतलब इकोनॉमिक नॉर्मेटिव साइंस है, इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस है। ये डिफरेंस दोनों के बीच का है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं इसके ऊपर, ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिले इस चीज के ऊपर। चले आओ बात करते हैं। सुनो भाई लोगों, क्वेश्चन लेते हैं। लेट मी टेल यू, बनाते हैं अपना प्रैक्टिस जोन, बनाते हैं अपना प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन में मैं देने वाला हूं आपको कुछ स्टेटमेंट्स, और आप मुझे स्टेटमेंट देख के बताइएगा कि कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव और कौन सी नॉर्मेटिव, कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव कौन सी नॉर्मेटिव। रिमेंबर, आओ बात करते हैं। चलो पहला पॉइंट, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 लेके चलता हूं। मेरी पहली स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, सुनना, लिख रहा हूं मैं सर, ड्यू टू कोविड-19, रीडिंग करना, रिप्लाई करना, ड्यू टू कोविड-19 more than 2 लाख पीपल, 2 लाख से ज्यादा लोग, पीपल died in first year, died in 1 month लिखता हूं। 1 महीने में कोविड की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए, पहली स्टेटमेंट। इसी में ऐड कर रहा हूं एंड बट गवर्नमेंट शुड improve the healthcare facilities, गवर्नमेंट को हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव करना चाहिए। जवाब दो बेटा, जवाब दो। यहां पर मैंने एक नहीं, यहां पर मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं। सोच के बताओ कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सी आपकी नॉर्मेटिव है।
गैस करो कौन सी, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नॉर्मेटिव या फर्स्ट नॉर्मेटिव सेकंड पॉजिटिव? टेल मी कौन सी स्टेटमेंट इनमें से पॉजिटिव है, कौन सी नॉर्मेटिव है, कौन सी? गैस करो सर, चेक करो। प्योर साइंस बताती है प्रॉब्लम के बारे में, नॉर्मेटिव बताती क्या किया जाना चाहिए। तो जवाब दो व्हाट इज, जो व्हाट इज के लिए बताए कि प्रॉब्लम क्या थी, यही आंसर है नहीं, बताओ। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट नंबर 1, बोल सकते हो द स्टेटमेंट 1, जो हमारी पहली स्टेटमेंट है, दैट इज, क्या लिखूं सर, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट कि कोविड की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए, मर गए। तो दैट इज ए पार्ट इज कॉल्ड, क्या था और क्या हुआ, जो व्हाट इज के बारे में बताए उसे बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। नंबर 2 बताओ, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 कि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाना चाहिए। आज भी हम बात करते हैं ना कि ऐसा हो गया तो क्या किया जाना चाहिए, नाउ प्लीज टेल मी, तो क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में जो बात करें उसे क्या बोलते हैं? नंबर 2 इज कॉल्ड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। समझ में आया? तो फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। डन हुआ? समझ में आया? तो ये था हमारा कौन सा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। आंसर मिला? तो एग्जाम में आपके पास में अगर साइंस पे क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसे पूछता है आपके पास, वो आपको स्टेटमेंट देगा और बताएगा बताओ भैया कौन सी पॉजिटिव कौन सी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। याद रहेगा? क्लियर हो गया? आगे आता हूं और एक क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूं इसके ऊपर जो आप अपने खुद से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? एक स्टेटमेंट दूसरी लेता हूं, अब नोट करना। सुनो, अगला क्वेश्चन में रिप्लाई मुझे आप लोग करोगे, ठीक है? मैं रिप्लाई लिखूंगा नहीं, आंसर लिखूंगा यहाँ पे। लिख रहा हूं मेरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दैट इज RIL, कंपनी का नाम है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। Reliance Industries Limited face a huge loss due to improper management. Reliance Industry को बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ा, झेलना पड़ा ड्यू टू इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1। नंबर 2 दे रहा हूं, बताना कौन सा है। नंबर 2, सर the company's management, इस कंपनी के मैनेजमेंट को क्या बोल रहा है? नंबर 2 स्टेटमेंट, the company's management should make proper plans to deal with this situation, बताओ बेटा बताओ, क्या लगता है? गैस करना इसके बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट, जब आप ये क्लास देखेंगे मुझे रिप्लाई जरूर करना इस बात के बारे में कि सर पहली स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट, इन दोनों में से कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है, कौन सी नॉर्मेटिव पार्ट है। तो ये आंसर आप मुझे इसके ऊपर देंगे बेटा, इसके ऊपर देंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने खाली अब डिस्कशन किया इकोनॉमिक्स की, सोशल साइंस के बारे में, जिसे हम नॉर्मेटिव साइंस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, इसीलिए उसी को कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। तो वर्ड सोशल डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द नॉर्मेटिव साइंस बेटा, याद रहेगा? तो इसका जवाब मुझे आप लोग देंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। तो अब नंबर आता है हमारे अगले शब्द का और आप बात करते हैं अगले वर्ड के ऊपर। तो लीजिए, सोशल साइंस के बाद अब आगे वर्ड आ रहा है हमारे पास में, मीनिंग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। लो भैया लो, एक टॉपिक यहां से मिल गया कि यहां से मिल गया। तो अगले वर्ड पे आते हैं, नाम है बेटा क्या? लिखते हैं स्केर्स रिसोर्सेज। तो बता देता हूं कि आपके पार्ट में आता है क्वेश्चन जहां पे हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में। तो वर्ड पिक कर रहा हूं, द वर्ड इज स्केर्स रिसोर्सेज। वैसे स्केर्स रिसोर्स का मतलब होता है बेटा दुर्लभ, हिंदी में बोलता है दुर्लभ। रिसोर्स का मतलब संसाधन। अब बात समझना क्या बोल रहा हूं। यहां से 2 टॉपिक निकल के आते हैं, 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, समझना ध्यान से। पूरा मीनिंग चल रहा है इकोनॉमिक्स वाले, उसी के पार्ट में है ये सारा। आओ दिखाता हूं। तो यहां पर 2 शब्द आते हैं बेटा, कौन से? पहला लेके चलता हूं, स्केर्स रिसोर्सेज, मतलब जो साधन है आपके पास में वो दुर्लभ है। इसका मतलब क्या हुआ? तो फर्स्ट क्वेश्चन निकलता है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी किसे कहते हैं? सुनना, द फर्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, अनदर इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब बस सुन लो, समझा तो मैं अपने आप दूंगा आपको। तो पहला है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों के दोनों पार्ट
फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं। तो पहली बात समझते हैं, बात समझना, हिंदी में बोलते हैं दुर्लभता की समस्या, ठीक है। अब बात समझना, स्कैर्सिटी से आपका मीनिंग क्या निकलता है। बोला भैया एक ऐसी प्रॉब्लम जो क्यों हुई, लिखा है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। एज वी ऑल नो कि भैया अपने पास में ह्यूमन बीइंग की वांट्स कैसी हैं, वो अनलिमिटेड है। कितना ही मिल जाए, हमें तो सब्र होता ही नहीं है। कह रहा है ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है ना, इच्छाएं हैं, वो सीमित नहीं है, वो असीमित अनलिमिटेड नेचर की हैं। बोला सिंपल से, आज मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल मिल जाएगी, बाइक मिल जाएगी, अब गाड़ी चाहिए, गाड़ी तब और मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है, जितना मिल जाए उतना ही आपके पास में क्या है, आपकी वांट्स कभी खत्म नहीं होती। और वांट्स खत्म नहीं होती, लेकिन उन वांट्स को पूरा करने वाले रिसोर्सेज वो क्या है बेटा, वो लिमिटेड है। तो एक ऐसी प्रॉब्लम जो अराइज हुई ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, दैट इज टर्म्ड एज स्कैर्सिटी। तो इसको मैं पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखो इसके बारे में। ए प्रॉब्लम, आई कैन यूज द वर्ड ए प्रॉब्लम व्हिच अराइजेज, जो उत्पन्न हुई, व्हिच अराइजेज ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज and unlimited wants of human being। तो ऐसी प्रॉब्लम को कहा जाता है क्या, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। बोलो, डेफिनेशन याद रहेगी। तो आपके इकोनॉमिक्स के मीनिंग में ही छिपा हुआ था ये पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। तो आंसर है बेटा ये वाला पार्ट, क्लियर रहेगा। दो शब्द याद रखने खाली, पहला वर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड वर्ड है अनलिमिटेड वांट्स। द प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स, तो उसे बोलते हैं स्कैर्सिटी का पार्ट। डन है, आगे आऊं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आता हूं। एक बात बताओ ना, जो हमने बच्चे की बात की थी, इतने प्यारे चुन्नू मुन्नू की बात की थी, बताओ तो इसके साथ में क्या दिक्कत आई, बताना मुझे। अब इसकी वांट्स तो बहुत सारी थी, वांट्स तो और भी हो सकती है इसके पास में, बट रिसोर्स कैसा है, मनी। यहां पर क्या है, उसके पास जो रिसोर्स था वो कैसा था, वो लिमिटेड था। तो लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। याद रहेगा। चले आगे बढ़े, आ जाओ। अब यहां पर दो प्रॉब्लम निकली है, एक तो बता दी हम लोगों ने। अब बोला भैया सिर्फ आपके पास स्केर्स रिसोर्स से सिर्फ एक प्रॉब्लम ही निकलती, ना 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 ना, दो निकलती हैं। दूसरी कौन सी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब खुद सोच के देखो, अक्सर हमें चॉइस की प्रॉब्लम कब आती है, सर सुनना, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड, रिसोर्स सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बल्कि उनके ऑल्टरनेट यूज भी होते हैं। लेट्स सपोज पावर की बात करता हूं भाई, बिजली की बात कर लेते हैं, तो है तो कई जगह यूज होती है हमारे पास में। वुड की लकड़ी की बात करो, फर्नीचर बनता है वुड से, रिमेंबर, उसे ईंधन के फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो मिल्क की बात कर लो, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं बेटा, वो सिर्फ लिमिटेड ही नहीं, उनके ऑल्टरनेट यूज भी होते हैं। और उसी ऑल्टरनेट यूज की वजह से एक हाउस होल्ड को सोचना पड़ता है कि मैं कहां पे खर्च करूं, कहां पे यूज करूं। समझ में आया। और दैट इज द प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। याद रहेगा। तो बात क्या बोली, प्रॉब्लम लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड वांट। दूसरा क्या बोलेंगे, ए प्रॉब्लम व्हिच अराइजेस ड्यू टू, लिखता हूं, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ऊपर वाला पार्ट सेम, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक से ज्यादा यूज होना भी तुम्हें प्रॉब्लम में डालेगा। एंड दैट प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और याद रखना, इन दोनों प्रॉब्लम को हम आगे भी लेके कंटिन्यू करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे हमारे पास में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। याद रहेगा, क्योंकि चार वर्ड थे, याद रखो। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, पैसे की बात बोलते हैं। इकोनॉमी मतलब कंट्री का वो हिस्सा जिसको सिर्फ इकोनॉमिक पैसे में माप सकते हो। इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर, जहां पर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम इश्यू को स्टडी करते हैं। और इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी कंसेप्ट दिए, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को एनालाइज किया और उसको ऑब्जर्व करके थ्योरी दिया हमारे पास में। तो ये बना बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो चेक करो, यहां से बना हमारा एक टॉपिक,
और यहां बना हमारा दूसरा टॉपिक, रिमेंबर। तो खुद चेक कर पा रहे हो बेटा कि ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का ही हिस्सा था हमारे पास में। बोलो क्लियर है? अब मैंने 2 वर्ड पिक कर लिए, अब इसको पूरा पढ़ता हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स बेटा? इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, दैट इज ए साइंस व्हिच इज कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ किसको? सोसाइटी। कैसे? कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, दुर्लभ संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड पार्ट है। किस तरीके से? बोला डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए, अब समझना ध्यान से बात को, कैसे किया जाए कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, नंबर 1, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, और सोसाइटी का सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो सके। अब चेक करना, दिखाता हूं, जो आपका सिलेबस का पोर्शन है, सेकंड चैप्टर पढ़ोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन यही होता है बेटा, एंड ए कंडीशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये वाला पार्ट यहां पर आ जाता है हमारे पास में। नंबर 2, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो इसका मीनिंग होता है प्रोड्यूसर विल गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, जब भी उसको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो एक्चुअली डेफिनेशन के अंदर ही हमारा कंप्लीट सिलेबस छिपा हुआ है। थर्ड पार्ट बेटा सोशल, सोसाइटी की बात करते हैं। क्या चाहिए उसको? सोचो ध्यान से। अगर आज मैंने कोई सामान यूज किया, सोचना ध्यान से, अगर आज मैंने, लेट मी टेल यू, ये फोन परचेज किया, तो कौन हूं मैं? कंज्यूमर, द पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, रिमेंबर। तो मैंने पैसा खर्च करके गुड्स परचेज किया, तो मुझे क्या चाहिए इससे? तो जितना मैंने पैसा खर्च किया मुझे उतना सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मिनिमम उतना मिल जाए। तो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो यहां पर आता है। नंबर 1 मतलब इकोनॉमिक्स के पार्ट का हिस्सा है। नंबर 2, जिसने इसे बनाया वो कौन है? प्रोड्यूसर, द मतलब द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, रिमेंबर। किस लिए करा? क्या वो इसलिए बना के बेच रहा है कि उसे सेटिस्फेक्शन चाहिए? नो, उसे चाहिए प्रॉफिट। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट जब प्रोड्यूसर को मिलता है तो वो सेटिस्फाई होता है। और उसके अलावा सोसाइटी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के अलावा जो लोग बच गए समाज के अंदर, उन्हें बोल सोसाइटी, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए जेन्युइन प्रोडक्ट, रिमेंबर। सेफ्टी, हाइजीन, ये क्या होता है? दैट इज ए पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। एम्प्लॉयमेंट का एरिया, रिमेंबर, हाइजीन वाला पार्ट देना उनको, अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, सोशल वेलफेयर बोलते हैं बेटा। तो ये बना कंप्लीट डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो डील करती है हमारे पास में किसको? सर, स्केर्स रिसोर्स के एलोकेशन को लेके, कि बंटवारा ऐसे करो कि सबको फायदा मिल सके। एंड दिस इज डेफिनेशन गाइस, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। तो फुल आपको आइडिया मिल गया कि हमारे सिलेबस का मेजॉरिटी पोर्शन सिर्फ इस डेफिनेशन पे टिका हुआ है बेटा, डेफिनेशन टिका हुआ है। समझ में आ गया? आगे बढ़ सकता हूं, चलो। तो डेफिनेशन खत्म हो गई, इसका मीनिंग क्लियर हो गया। मैंने आज बताया ना, आप कल मेनली बेसिक पार्ट करने वाला था इसके ऊपर में। हमने इसके ऊपर बात कर ली साइंस के रिगार्डिंग, हमने इस पे बात कर ली अपने पास में सर क्वेश्चन वाले पार्ट के रिगार्डिंग, इसका आंसर दोगे। हमने बात कर लिया इसके बारे में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। अब मैं बात कर लेता हूं एक टॉपिक के बारे में, और कौन सा? चलो भैया, ये पूरा चैप्टर 1 ही चल रहा है हमारा पूरा। अब बात करते हैं। तो बात आती है हमारे पास में कि इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस की बात करता हूं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच है बेटा, 2 ब्रांच है, ठीक है। पहली ब्रांच है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ब्रांच क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड दूसरी ब्रांच कौन सी? सेकंड ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। फर्स्ट इज माइक्रो, सेकंड इज मैक्रो। तो जो हमारे बुक का पार्ट है माइक्रो, हाँ वो माइक्रो का पार्ट है। बट आपके फर्स्ट चैप्टर में आपको इन दोनों का मीनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस एग्जाम में आता है, डिफरेंस एग्जाम में आता है। आओ बताता हूं क्या होता है। सुनो सुनो सुनो, अब एक कॉमन चीज समझना जो बताने वाला हूं। अभी अभी आपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सीखी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन सीखी, अभी मैंने इकोनॉमिक्स की बात नहीं की। इकोनॉमिक्स की बात और बाकी थ्योरीज की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज इंट्रो बता रहा हूं क्या क्या पार्ट इसके अंदर पढ़ना है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वन इज माइक्रो, अनदर इज मैक्रो लेवल, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ शब्द है जिसको हम बोलते हैं ओइकोनोमिया। उसी ग्रीक लैंग्वेज से हमारा माइक्रो वर्ड आया है और उसी ग्रीक लैंग्वेज से हमारा मैक्रो वर्ड आया है। ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रो को डिनोट किया गया है माइक्रोज से। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर माइक्रो को माइक्रोज कहा जाता है और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर मैक्रो को मैक्रोज कहा जाता है। और ग्रीक लैंग्वेज के उस वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग बनता है मेरे लाल, कौन सा? इसको बोलते हैं स्मॉल, इसको बोलते हैं स्मॉल, और इसको बोलते हैं मेजर, मतलब बड़ा, लार्ज। माइनर मेजर कहूं या आई कैन यूज द वर्ड लार्ज।
तो अगर जब बात आई कि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, देखो वर्ड समझना, तो हमने एक डेफिनेशन सीखा इकोनॉमिक्स का, लेकिन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का एक वर्ड और निकल के आता है। मैं इकोनॉमिक्स के एक मीनिंग पार्ट को बोल सकता हूं कि इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट मैटर, सुनना, इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट मैटर, ये वो सब्जेक्ट है वेयर या which deals with the economic problem and economic issues, the economic problem and economic issues। समझना क्या बोल रहा हूं, प्लीज पूरा फोकस सामने सुनना, समझा रहा हूं क्या मतलब है। सर इकोनॉमिक्स का क्या और मीनिंग भी लिख सकते हैं? हाँ, जो अभी हमने लिखा वो डेफिनेशन थी, अब मैं लिख रहा हूं मीनिंग का पार्ट। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, लिखता हूं, कह रहा इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट मैटर, ये वो सब्जेक्ट है which deals with, जो डील करता है किसको, deals with the economic problems and issues, the economic problems and issues। बोला क्या, बोला इकोनॉमिक मतलब आर्थिक समस्या और आर्थिक मुद्दे, मतलब समझ में नहीं आया सर क्या बोले जा रहे हो, आओ समझाता हूं, सुनना। इकोनॉमिक्स ना वो सब्जेक्ट है जहां पर हम अपनी इकोनॉमी के, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, जिसका कनेक्शन पैसे से है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब समस्या और इश्यू मतलब मुद्दों, उनको डील करते हैं। एग्जांपल दूं, समझना क्या होती है प्रॉब्लम और क्या होता है इश्यू, क्लैरिटी लेना इस बात से। इंडिया में गरीबी, पॉवर्टी की बात करता हूं, पॉवर्टी कब से है भाई साहब, है ना? तो पॉवर्टी जब थी, शुरुआत में चालू हुई, रिमेंबर, तो पॉवर्टी एक टाइम पर प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो अब क्या बन गया, मुद्दा बन गया, इश्यू बन गया। सेम अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे पार्ट हमारे सिलेबस के हिस्से हैं, चेक करना सर। अनएम्प्लॉयमेंट एक टाइम पे प्रॉब्लम थी, सॉल्व नहीं हुआ तब क्या बन गया, इश्यू बन गया। कोविड एक टाइम पे प्रॉब्लम था, नहीं सॉल्व हुआ, क्या बन गया, मुद्दा बन गया। पॉल्यूशन इन दिल्ली एक टाइम पे क्या था, प्रॉब्लम था, अब क्या बन गया, मुद्दा बन गया। तो याद रखना, जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जाता तो क्या बन जाता है, वो इश्यू बन जाता है। और याद रखना, हमारे सिलेबस का हर एक चैप्टर, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बिहेवियर, ये सब कुछ इकोनॉमिक का पार्ट है, और या तो प्रॉब्लम है या इशू है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो वर्ड क्या निकल के आया भाई, बात करता है इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ सब्जेक्ट जो डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इश्यूज को। अब बात है कितने पार्ट का है, तो याद रखना, स्मॉल का मतलब इंडिविजुअल, तो बोला गया भैया एक ऐसी इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इश्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, जो किसी एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इशू को डील करता है उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो एंटायर इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डील करता है उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रहेगा, मैक्रो वाला पार्ट 12th में आता है हमारे पास में, ठीक है? तो वर्ड समझते हैं, तो बात समझते हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? आई कैन राइट द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच, ये वो ब्रांच है, इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है, कौन सी, which deals with, जो डील करती है, लिख रहा हूं, which deals with the economic problem, डिट्टो वही वर्ड लिख रहा हूं नीचे में, the economic problem and issue deals with the economic problems and issues, किसके, अब मैटर ये करता है किसके प्रॉब्लम इश्यूज, बोला भैया ऑफ एन इंडिविजुअल। अब बहुत सारे बच्चों को लगता होगा यार इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ एक की बात कर रहा है, बेटा एक क्या, दैट वन मे बी ए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। जब आपने पास में सिर्फ इंडिविजुअल वर्ड यूज कर रहे हो तो इंडिविजुअल का मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों हो सकता है। एक फैक्ट्री हो सकती है, एक कंज्यूमर हो सकता है, एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक का प्राइस हो सकता है। तो सिंपल सी बात, अगर आप एक की बात कर रहे होते हो, एक की बात कर, मैं बोलूं प्राइस ऑफ दिस पेन, ये कौन सा है, माइक्रो का पार्ट है। ए फैक्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ ए फैक्ट्री, माइक्रो का पार्ट है। प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फैक्ट्री, मैक्रो का पार्ट है। रिमेंबर, तो कहने का मतलब क्या है, जनरल प्राइस लेवल मैक्रो का पार्ट है। तो कहने का मतलब क्या बेटा, अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम इशू को डील किया जाता है तो जो ब्रांच डील करती है उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो ब्रांच किसको करती है, डील्स विद द प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, किसको, ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको डील करती है, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए एग्जांपल भी ऐसे बनते हैं कि माइक्रो में एग्जांपल क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के प्राइस। और यहां क्या बन जाएगा, चेक करना, यहां बन जाएगा बेटा जनरल प्राइस लेवल, मतलब पूरे देश के अंदर जो प्राइस लेवल चलता है।
गवर्नमेंट फिक्स करते हैं प्राइस, हाँ। पूरे देश के अंदर जो प्राइस लेवल डिसाइड किया हुआ है गुड सर्विसेज का, अपोजिट पार्ट मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल। और बात करता हूं पर कैपिटल इनकम, एक व्यक्ति की आय, मेरी इनकम की बात कर लो, पर कैपिटल इनकम इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो लेवल। बट जब मैं बात करूंगा नेशनल इनकम, बात करता हूं नेशनल इनकम, तो ये बन जाता है हिस्सा मेरा किसका, मैक्रो लेवल का। समझ में आ क्या बोल रहा हूं सर? और बात कर लेते हैं, मैंने बोला सैलरी ऑफ ए वर्कर या एम्प्लॉय, किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी, रिमेंबर? तो ये तो किसका हिस्सा बन गया, माइक्रो का। बट अगर मैं वहीं पे बात करूं कि सबका ऑल ओवर अपने पास में पूरे इंडिया के अंदर जितना भी सैलरी का हिस्सा है, या एग्जांपल आई कैन यूज द वर्ड सर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी एक वर्ड है बेटा, ब्रॉड वर्ड है, जिसका मतलब है एंटायर इकोनॉमी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे के सारे पार्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हम जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, चेक करना अपने इंडेक्स के अंदर जिन चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं वो सारे माइक्रो में माइक्रो के लिखे जाएंगे और मैक्रो में मैक्रो के लिखे जाएंगे। इसीलिए वो सारे चैप्टर भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो सब इसी का हिस्सा है बेटा, रिमेंबर? तो ये डिफरेंस है बेटा, माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, याद रखना। जो इकोनॉमिक्स की ब्रांच एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को डील करती है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जो आपके पास में एंटायर इकोनॉमी को डील करती है उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, बोलो क्लियर रहेगा? तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं किया, इस वाले पार्ट में हमने स्टार्ट किया सिर्फ बेसिक पार्ट को लेके, कि बताया कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या बनता है, रिमेंबर? उस इकोनॉमिक्स का वर्ड आया कहां से, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। वर्ड आया कहां से, उसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन में जो वर्ड छिपे हुए हैं उन वर्ड से कौन से चैप्टर का हमारा कौन सा टॉपिक कवर होता है। हमने पढ़ा साइंस के रिगार्डिंग, हमने पढ़ा बेटा प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, और हमने बात की 2 ब्रांच होती है। अब नेक्स्ट क्लास से मैं इन्हीं ब्रांचेस को एक्सटेंड करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं डिटेल के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपने इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसके आगे जो मेन पार्ट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सब हम कवर कर लेंगे और फिर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसके ऊपर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। गाना गाओ जाओ, क्लास हम ऐसे करते हैं, गाना गाएंगे फिर जाएंगे, कौन सा, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।